चलिए देखिए दोस्तों, ये जो है आईएएस के लिए पूर्णतः यूपीएससी की पढ़ाने के लिए ही चैनल बना है। आपका एक भी सेकंड नुकसान नहीं किया जाएगा दोस्तों, और बिल्कुल निःशुल्क जो है पढ़ाए यहाँ जो है आपको चीज़ें मिलेगी। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने पॉलिटी, सी सेट और जो है हिस्ट्री 1995 से लेके 2023 तक करा दिया है दोस्तों। आप जाके पीछे के वीडियोज में, प्ले लिस्ट में, वीडियोज में देख सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों ये इकोनॉमी का जो है, अर्थशास्त्र का जो है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित है दोस्तों ये प्रश्न। तो दोस्तों 101 से 75 क्वेश्चन पहले करा दिया गया है। अब ये 2014 का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। बाकी क्वेश्चन पीछे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो और दोस्तों आपको ये हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो। और गाँव के युवा बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, अगर जो है उन्हें पढ़ना है तो। गाँव के युवाओं के लिए ही हमारा ये चैनल समर्पित है दोस्तों, कि गाँव तक निःशुल्क शिक्षा जाए, ताकि गाँव के लड़के आईएएस आईपीएस बन के निकले, आईआरएस। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। चलिए आ जाइए। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? जोखिम पूंजी क्या होती है? जोखिम पूंजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए बताइए। 2014 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, ये 2014 जो लिखा है ना, इसका मतलब इस वर्ष पूछा गया है। यहाँ जो वर्ष लिखा रहेगा। उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालिक पूंजी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। इसमें से बताना है दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, जोखिम पूंजी का मतलब क्या हुआ? जोखिम पूंजी का मतलब बैंक जब उधार देते हैं तो ऐसी पूंजी होती है जो डूब जाने का खतरा होता है। मतलब जो है वो कर्ज जो है, अगर बैंक दे दिया, वो कोई न दे, कर्ज न चुकाए, तो ऐसी पूंजी को जोखिम पूंजी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों बताइए? 76 का। बताइए दोस्तों। जोखिम पूंजी, देखिए दोस्तों, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। अगर कोई नया नया उद्योग धंधा में आया है और लंबे समय के लिए उधार लेना चाहता है, तो उसका नया नया धंधा चलेगा नहीं चलेगा, अनुभव तो है नहीं दोस्तों उसको। इसलिए ऐसे पूंजी को हम जोखिम पूंजी कहते हैं। नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन, लंबे समय तक प्रारंभिक पूंजी, पहली पूंजी को हम जो है जोखिम पूंजी कहते हैं। उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालिक पूंजी जोखिम पूंजी नहीं है। उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, यह भी जोखिम पूंजी नहीं है। उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधि, यह भी जोखिम पूंजी नहीं। जोखिम पूंजी मतलब जो अनुभवहीन व्यक्ति को दे दिए, पता चला लेके डूब गया, एक तो लंबे समय के लिए दिए। तो ऑप्शन सी हो जाए, बी हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जोखिम पूंजी होती क्या है। इसको बोलते हैं दोस्तों वेंचर कैपिटल। एक लंबी अवधि के लिए प्रदान की जाने वाला वित्तीय पूंजी होता है, जिसे प्रारंभिक अवस्था, उच्च क्षमता, उन्नतशील कंपनी या नई कंपनी को प्रदान की जाती है। ठीक है। 77 का देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबद्ध है? योजना से संबंध, योजना आयोग से दोस्तों। वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय और संसद। योजना आयोग से कौन संबंधित है दोस्तों? बताइए। योजना आयोग से देखिए दोस्तों, वित्त आयोग करों और अनुदान के वितरण से संबंधित है। इसका योजना आयोग योजना बनाने से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो इसका योजना बनाने से कोई संबंध नहीं है। और पूछा है कि नीच कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। योजना से संबंध है दोस्तों, तो वित्त आयोग का बिल्कुल भी संबंध नहीं है दोस्तों। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद, आप तो जान ही रहे होंगे, ये तो बना ही था योजना आयोग के लिए सुझाव देने, और जो है तो दो तो ऑप्शन हो ही जाएगा दोस्तों। संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय दोस्तों, इसका भी योजना से संबंध नहीं है। और संघीय जो है सरकारी विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय, इसका भी नहीं। संसद दोस्तों योजना से ही संबंधित है, संसद भी योजना बनाती रहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2 और 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 5। अगला दोस्तों, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? किसी देश की कर से, टैक्स से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, राष्ट्रीय आय का कम, सामयिक एक्टिवल वित्त। कौन सा सही है दोस्तों बताइए।
किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है? जीडीपी का अनुपात कम होता है तो क्या सूचित होता है दोस्तों? टैक्स जीडीपी अनुपात, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कर से जीडीपी के अनुपात, मतलब टैक्स जीडीपी अनुपात। ये दोस्तों उत्प्लावकता का सूचक होता है। यदि जीडीपी समृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट आती है, अगर जीडीपी में गिरावट आती है दोस्तों, जीडीपी में गिरावट आती है तो आवश्यक नहीं है कि कर राशि कम हो जाएगी और यह अनुपात गिर जाएगा। मतलब टैक्स दोस्तों, अगर जीडीपी गिर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग टैक्स देना कम कर दिए या टैक्स जो है कम मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो यही बात कर रहा है। तो आर्थिक, समझ रहे हैं? तो ये अनुपात हुआ दोस्तों। तो आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, देखिए दोस्तों, जीडीपी के अनुपात में अगर कमी होगी तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ग्रोथ हमारी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है दोस्तों, वो मतलब कम हो रहा है जीडीपी, इसका मतलब आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो गई है दोस्तों। राष्ट्रीय आय कम होने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्र की आय जो है कम हो गई है। समझ रहे हैं? तो राष्ट्रीय आय जो है एक वर्ष में निकाला जाता है दोस्तों। जीडीपी का कब निकाला जा रहा है, कितने महीने का निकाला जा रहा है, पता नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन एक सही हो जाएगा, केवल वन सही है और दूसरा गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाए। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IOR-ARC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेल रिसाव की चोरी और दुर्घटना की घटनाओं के जवाब में इसे हाल ही में स्थापित किया गया है। ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना क्यों की गई? यह केवल समुद्री सुरक्षा के लिए एक गठबंधन है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन क्या है दोस्तों? 79 का। IOR-ARC की स्थापना मार्च 1997 में, समझ रहे हैं दोस्तों, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मॉरिशस में की गई थी दोस्तों। IORC इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दोस्तों, आरसी एकमात्र चयन भारतीय महासागर समूहन है। यह 3 महाद्वीपों के देशों को जो अलग अलग आकार, आर्थिक क्षमता, भाषा तथा संस्कृति की एक विस्तृत विविधता से युक्त है, साथ जोड़ता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर परिधीय क्षेत्र में व्यापार, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग के लिए मंच तैयार करना है, जो लगभग 2 अरब लोगों की आबादी को धारण करता है। हिंद महासागरीय क्षेत्र सामरिक तथा कीमती खनिज, धातुएं तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है दोस्तों। इसका स्थापना जो है 1997 में किया गया था, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य। इसकी स्थापना दोस्तों मॉरिशस में की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारे लिए ये। तो देखिए दोस्तों, तेल रिसाव की चोरी और दुर्घटनाओं की घटना के जवाब में किया गया था। तो अभी हमने बताया दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था, यह केवल समुद्री सुरक्षा के लिए गठबंधन है। नहीं दोस्तों, समुद्री सुरक्षा के अलावा और भी संस्कृति, आर्थिक क्षमता, विस्तृत विविधता युक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग के लिए भी है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन दोनों गलत है दोस्तों। अब 2015 में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, 2015 में क्वेश्चन पूछ रहा है कब का, 1996-97 का। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। सोच लीजिए दोस्तों, सिंचाई से पूछता ही रहता है क्वेश्चन, सिंचाई से, जल से संबंधित। 80 का बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में राज्यों को अपूर्ण वृहद मध्यम सिंचाई परियोजना के संबंध में ऋण देने के लिए आरंभ किया गया था। तो त्वरित सिंचाई योजना दोस्तों 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपूर्ण और वृहद, राज्यों को लोन देने के लिए किया गया था दोस्तों, किसानों को नहीं, राज्यों को।
पहला ऑप्शन गलत दोस्तों। दूसरा सही है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। और त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम राज्यों को ऋण देने के लिए 1996-97 में शुरू किया गया था। और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। केवल बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 81 का, भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है दोस्तों, मुद्रा मतलब महंगाई का बढ़ जाना। महंगाई दो तीन चीजों से बढ़ जाती है दोस्तों। एक तो बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा हो जाए, सबके पास पैसा ही पैसा हो जाए तो महंगाई बढ़ जाएगी दोस्तों। वेनेजुएला में तो दोस्तों क्या मतलब 1 किलो चीनी लेने के लिए 1 किलो पैसा 2 किलो नोट लेके जाना पड़ता था। इतनी ज्यादा जो है मुद्रास्फीति हो गई थी। पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाए या वस्तुएं की आपूर्ति कम हो जाए दोस्तों तो महंगाई बढ़ जाती है। तो बोल रहा है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2015 में पूछा है। ए, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों मैंने इसको पहले ही बता दिया था, पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। मुद्रास्फीति और स्फीति इससे आता ही रहता है प्रश्न, इस पर तैयारी रखिए। बी, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। सी, मुद्रा संचलन कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। डी, मुद्रा परिसंचरण में वृद्धि से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है? बहुत पहले ही मैंने बता दिया था, बताइए दोस्तों। मुद्रास्फीति को नियंत्रण दोस्तों आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? आरबीआई। जब मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है तब आरबीआई मौद्रिक नीति को चुस्त करके मुद्रा आपूर्ति को कम करता है दोस्तों। ब्याज दर बढ़ा देता है, मुद्रा को मार्केट से खींचता है। मार्केट मतलब बाजार से पैसा अपने पास खींच लेता है। इसके फलस्वरूप वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग घटती है। अब पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं ज्यादा, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में आती है। यह मांग जन्य मुद्रास्फीति में प्रभावी होती है दोस्तों। ये मुद्रास्फीति कब होती है? जब मांग के कारण जो है महंगाई बढ़े। तो इसका दोस्तों मुद्रा, देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा मुद्रा संचलन कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। मुद्रा को कम कर दीजिए मार्केट से, तब मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। पहला दोस्तों क्यों गलत है देख लीजिए। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी। देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति को नियंत्रण केवल आरबीआई करता है, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका, इसी की भूमिका ही है, यही नियंत्रित करता है। मुद्रा परिसंचरण में वृद्धि से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में, परिसंचरण मतलब दोस्तों मार्केट में और पैसा डालना। मार्केट में और पैसा डालेंगे तो मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी दोस्तों, घटेगी नहीं। तो ऑप्शन डी भी गलत है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 82 का, वर्ष प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयां की जा सकती? देखिए दोस्तों, घाटे का बजट क्यों बनता है? आपको अगर विकास करना है तो घाटे का बजट बनाना पड़ेगा दोस्तों। आप कमा रहे हैं 25,000 रुपया और आपको घर बनवाना है, आपको जो है भैंस लेनी है, आपको खेत लेना है, जमीन खरीदना है, तो आप जान रहे हैं कि 25,000 हम कमा रहे हैं, 25,000 कमाते रहें तो 120 साल बाद भी जो है हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए आप कर्ज लेना चालू करते हैं, कहीं दोस्त से लेंगे, कहीं मित्र से लेंगे, कहीं बैंक से लेके आप कर्ज लेके और उसके बाद घर बना लेते हैं, भैंस खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। तो घाटे का बजट आपने क्यों बनाया दोस्तों? विकास करने के लिए। तो ऐसे ही सरकार निरंतर जो है घाटे का बजट बना रही है। उसके पास, सरकार के पास पैसा ही नहीं आ रहा है जितना उसको आवश्यकता है देश के विकास के लिए, तो वो घाटे का बजट बनाती है। घाटे का बजट मतलब कर्ज ले लेती है, IMF से ले लेती है, देश से ले लेती है, किसी अपने ही देश के कंपनियों से ले लेती है, RBI से ले लेती है, समझ रहे हैं ना? तो कह रहा है कि सरकार द्वारा निम्नलिखित में से घाटे को कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए दोस्तों? राजस्व व्यय में कमी लाना चाहिए, नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना चाहिए, उत्पादों सब्सिडीज का युक्तिकरण करना चाहिए, उद्योगों का विस्तार करना चाहिए, उद्योग धंधे का विस्तार करना चाहिए। इसमें से घाटे को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? देखिए दोस्तों, नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना। नई कल्याणकारी मतलब फ्री में वस्तुएं, फ्री में चीजें बांटना।
और फ्री में चीज़ें बांटने की वजह से ही तो घाटे का बजट बन रहा है। तो नई कल्याणकारी योजनाओं को तो रोकना पड़ेगा दोस्तों, इसको रोकेंगे ताकि घाटे का बजट ना हो। जैसे फ्री में चीज़ें देते हैं हम लोगों को, तो इससे घाटे का बजट बनाना पड़ता है, इसलिए बनाना पड़ रहा है। जैसे राशन दे रहे हैं, किसी को टीवी दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो इसको रोकना, नई कल्याणकारी योजना नहीं चलाना है दोस्तों। तो दूसरा काट दीजिए। तो अब बस ऑप्शन ए और सी में अब हमको उद्योगों का विस्तार करना। देखिए दोस्तों, उद्योगों का विस्तार करेंगे तो पैसा लगेगा, पैसा जो है घाटा, पैसा जब लगाएंगे तो फिर घाटे का फिर बजट बनेगा, फिर तो घाटा, फिर तो आपको पैसा है नहीं है, पैसा उद्योगों में तो लगाना पड़ेगा ना। तो चौथा ऑप्शन भी गलत। उसके बाद दोस्तों, उत्पादनों सब्सिडी का युक्तिकरण। जो सब्सिडीज दी जाती है, सब्सिडीज का मतलब दोस्तों कुछ सहायता, जैसे कुछ कुछ आप पैसा लगाए, कुछ सरकार लगा दे। जैसे यूरिया में दोस्तों सब्सिडी दी जाती है, यूरिया का दाम होता है दोस्तों 2000 लिखा रहता है, वैसे मिलता है 300 का। चाहे मान लीजिए 1000 का यूरिया का बोरी 1000 का पड़ता है सरकार को, आपको देती है 300 रुपया में, चाहे 400 रुपया में देती है, तो 600 सरकार का दे रही है सब्सिडी। तो सब्सिडी का युक्तिकरण किया जाए, मतलब सब्सिडीज को कम किया जाए, सब्सिडी को बढ़िया ढंग से दिया जाए, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो है घाटे की बजट को कम करने में एक उपाय हो सकता है। तो सब्सिडीज को कम किया जाए और राजस्व व्यय में कमी लाना। राजस्व जो पैसा खर्च कर रही है सरकार, उसको थोड़ा कम करे, कम खर्च करे। तो 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 82 का क्या हो जाएगा? ए। घाटा तब होता है जब सरकारी व्यय सरकारी प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। घाटा तब होता है दोस्तों जब हमको जितना पैसा चाहिए, सरकारी पैसा जितना मिलना चाहिए सरकार को लोगों से, वो जो है उतना नहीं मिलता है और खर्च जो है अधिक हो जाता है, तो इसे घाटा होता है। अतः ऐसी स्थिति में यदि हम नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेंगे तो यह सरकारी व्यय में और बढ़ोतरी करेगा। नई कल्याणकारी जनता को फ्री में और कुछ देंगे तो इससे सरकारी व्यय में बढ़ोतरी होगी, अतः यह उचित कदम नहीं होगा। इसी प्रकार उद्योग में विस्तार से पूंजी का व्यय होगा जो घाटा अंतराल में वृद्धि करेगा। उद्योगों में भी जो दोस्तों पूंजी लगेगी वो अभी घाटा को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इससे निपटने हेतु सर्वोत्तम तरीका राजस्व व्यय को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि यदि हम पूंजी व्यय को कम करने का प्रयास करते हैं तो यह देश के विकास के लिए भी हानिकारक होगा। तो नियंत्रण में बस रखना है। सरकारी सब्सिडियां भी ऐसे कारक हैं जिनसे बड़ी मात्रा में राजस्व व्यय होता है, अतः राजस्व व्यय घटाना, सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, दोनों कदम उचित है दोस्तों। सब्सिडीज को क्या करना है? युक्त बनाना है दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों? सर्वोत्तम तरीके राजस्व व्यय को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि यदि हम पूंजी व्यय को कम करने का प्रयास करेंगे तो देश विकास में भी हानिकारक होगा। सरकारी सब्सिडी ऐसे कारक है जिनसे बड़ी मात्रा में राजस्व व्यय होता है, तो राजस्व व्यय में कमी लाना। हो गया दोस्तों। अगला आगे दोस्तों यहाँ आ जाइए। 2015 में पूछा है दोस्तों, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है दोस्तों? गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो है FRP जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कृषि लागत और मूल्य आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, और डी कृषि उपज मंडी। जो MSP मिलता है दोस्तों वो कौन जो है अनुमोदित करता है? अनुमोदन जो है कौन करता है दोस्तों? 83 का। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये जो है इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ किया गया था? 2015 में पूछा है दोस्तों। गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहन करने के लिए, उत्पांतिक मार्जिनलाइज्ड
समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों किसके लिए लाया गया था? ये दोस्तों देश में वित्तीय समावेशन, पैसा जो है हर किसी के पास हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहन करने के लिए लाया गया था दोस्तों। समझ रहे हैं? तो प्रधानमंत्री पीएम जन धन योजना का शुभारंभ वित्त मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में किया गया। इस मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग, बचत और जमा खातों, भेजी हुई रकम, बीमा, पेंशन जैसे वित्तीय पेंशन को युक्त संगत बनाना, वित्तीय जो है सेवाओं तथा आम व गरीब लोगों को आसान पहुंच सुनिश्चित करना तथा देश के प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों 2014 में शुरू किया गया। खूब खाता खुलवाए लोग, और चुनाव के समय पैसा भी आ जाता है वोट बैंक के लिए। अगला दोस्तों 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी। इसने सेक्टर विशिष्ट अनुदान से संबंधित सिफारिशें की थी। 85 का बताइए दोस्तों। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। इसने 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल की राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी थी। इसने सेक्टर विशिष्ट अनुदानों से संबंधित सिफारिश की थी। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन केवल ए सही हो जाएगा। 86 का दोस्तों, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य? 5 बार क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों। रुपए के नोट के बदले सोना प्राप्त कर सकना, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना। बताइए दोस्तों, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता मतलब जहां चाहे रुपया को हम चला सके, पूर्ण रूप से परिवर्तन कर सके। दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तन करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। मतलब हम रुपए को किसी और देश की करेंसी में और कोई अन्य देश की करेंसी हमारे करेंसी में बदल सके, कोई रोक ना हो, इसी को बोलते हैं दोस्तों रुपए की परिवर्तनीयता। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की प्रक्रिया में मुद्रा का परिवर्तनीय होना आवश्यक है। मुद्रा रुपए की परिवर्तनीयता का अभिप्राय निर्यात एवं अन्य वैधानिक माध्यमों से अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकारी तथा बाजार के विनिमय दर पर स्वदेशी मुद्रा में बदलने से है। अर्जित लाभ मुद्रा को 1992-93 तक सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर बदलना पड़ता था। सरकारी विनिमय दर कम होने के कारण विदेशी मुद्रा के अनेक प्रेषण एवं अर्जक विदेशी मुद्रा को गुप्त रूप से हवाला बाजार में बेच देते थे। ज्ञातव्य है कि हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार काला बाजार है। इस कारण विदेशी मुद्रा का एक भाग जिसे सरकारी कोष में जाना चाहिए खुले बाजार में पहुंच जाता था। फलस्वरूप आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में 1992-93 में चालू खाता पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। 1992-93 में आंशिक परिवर्तन किया गया दोस्तों, पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से। 87 का देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान लेने के लिए की थी? मानव अधिकार आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, योजना आयोग। सब लोग जान रहे हैं दोस्तों। 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को समाप्त कर केंद्र सरकार ने उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई दिक्कत? 88 का देखिए दोस्तों, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2016 में पूछा है दोस्तों। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यह नीति आयोग का एक अंग है। संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। यह अर्थव्यवस्था के समष्टिक सविवेक मैक्रो प्रोड्यूसर पर्यवेक्षण की अनुवीक्षण मॉनिटरिंग करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा 88 का? ये दोस्तों यह नीति आयोग का अंग नहीं है दोस्तों, दूसरा सही है। संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का दोस्तों। यह अर्थव्यवस्था में समष्टि सविवेक मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का
अनुवीक्षण मॉनिटरिंग करता है, ये भी सही है दोस्तों। 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद भारत सरकार द्वारा गठित एक सर्वोच्च स्तरीय संस्था है। इस तरह की एक उत्तम नियामक संस्था बनाने का विचार सबसे पहले 2008 में रघुराम राजन समिति द्वारा रखा गया था। अतः 2010 में भारत में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के पूरे वित्तीय क्षेत्र के लिए एक ऐसा स्वायत्त संस्था गठन करने का निर्णय लिया जो बहुत बुद्धिमानी और वित्तीय नियमितता से कार्य करे। यह आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है और वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यह आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है और इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक न्यूनतम गारंटित पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। दूसरा, अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। यह एक न्यूनतम गारंटिड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित मतलब होता है दोस्तों जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। संगठित क्षेत्र जहाँ सरकारी नौकरी है, असंगठित क्षेत्र जहाँ सरकारी नौकरी नहीं है। तो जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उन क्षेत्रों के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है अटल पेंशन योजना। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, गलत है दोस्तों। एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है, ये सही है दोस्तों। उसका जीवन साथी अगर मर गया, पति मर गया, तो पत्नी को अब आजीवन पेंशन मिलता रहेगा समान राशि में। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सी। 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका लक्ष्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निर्बाध आय उपलब्ध कराना है। यह राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के फ्रेमवर्क पर आधारित है। अभिदाताओं को शाखा द्वारा तत्काल अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या प्रमाण उपलब्ध करा दी जाएगी दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहन करना है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वितरण का प्रारंभ करता है। बताइए दोस्तों स्टैंड अप इंडिया क्या है दोस्तों? 90 का स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ऐसी स्कीम है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उनके नए उद्योग की स्थापना के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना है। लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का पुनर्वित्तीयन होगा और राष्ट्रीय ऋण गारंटी कंपनी लिमिटेड NGCGTS 5,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाएगा दोस्तों। भारत सरकार वित्त मंत्रालय 3 अप्रैल 2016 प्रेस सूचना PIB के अनुसार दोनों देखिए दोस्तों ये दोनों कथन सही है। स्टैंड अप इंडिया याद कर लीजिए दोस्तों 2016 में दोस्तों इसका जो है, और ये जो है सिडबी के माध्यम से पुनर्वितरण का प्रारंभ किया गया दोस्तों। ये अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ऋण देने का काम करता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है दोस्तों? पहला, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्त प्रणाली में लाना है। दूसरा, निर्धन किसानों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। सी, विविधि एवं निस्सहाय लोगों को पेंशन देना। डी, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठन का निधियन करना। बताइए दोस्तों मुद्रा योजना क्या है?
लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्त प्रणाली में लाना। बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वितरित एजेंसियां मुद्रा बैंक के तहत सूक्ष्म इकाइयों के विकास और पुनर्वितरण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नई संस्था है। इसकी घोषणा 2016 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने की थी। मुद्रा का उद्देश्य गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र के लिए धन उपलब्ध कराना है। छोटे क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों औपचारिक इसके बाद जो है छोटे व्यापारियों जो औपचारिक वित्तीय प्रणाली से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं तो मदद करना है। इसलिए तो ये दोस्तों लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्त प्रणाली में लाना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मुद्रा योजना जो है गरीब लोगों के लिए, छोटे व्यापारी किसानों के लिए लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है दोस्तों? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के क्षेत्र में नव प्रयासी स्टार्टअप उद्यमियों को तत्कालिक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2018 तक देश में हर घर में बिजली उपलब्ध कराना। उदय योजना एक समयावधि के अंदर कोयला आधारित शक्ति संयंत्र के स्थान पर प्राकृतिक गैस, नाभिकीय सौर, वायु एवं जैविक शक्ति संयंत्र स्थापित करना। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय क्रियाकलाप और पुनर्स्थान का प्रबंधन करना। बताइए दोस्तों उदय योजना क्यों लाया गया था? उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना दोस्तों उदय भारत सरकार द्वारा वित्तीय संकट का स्थायी समाधान खोजने के इरादे से बिजली कंपनियों के लिए वित्तीय बदलाव और पुनरुद्धार पैकेज था दोस्तों। तो विद्युत वितरण कंपनियों, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय क्रियाकलाप और पुनरुत्थान का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 93, भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान का के क्या उद्देश्य है? जिला खनिज प्रतिष्ठान के क्या उद्देश्य हैं दोस्तों? खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना। दूसरा, खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। तीसरा, राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना। जिला खनिज प्रतिष्ठान का क्या उद्देश्य है दोस्तों? 93 का बताइए। देखिए दोस्तों इसका बस ऑप्शन बी सही है, खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। जिला खनिज प्रतिष्ठान का उद्देश्य है खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना दोस्तों। खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 9B के तहत खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान का स्थापना करने का प्रावधान है। इस प्रतिष्ठान का उद्देश्य खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा लाभ के लिए कार्य करना है। खनिज शोध एवं लाइसेंस निर्गत करने में इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 94 का दोस्तों देखिए, भारत सरकार की एक पहल स्वयं का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना, युवा नव प्रवासी उद्यमियों को वित्तीय तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना, किशोरियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना, नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्तायुक्त वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। स्वयं का क्या काम था दोस्तों? स्वयं या स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फुल फॉर्म है दोस्तों। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए कार्यक्रम है। इसके तहत केंद्रीय संस्थानों जैसे IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के द्वारा भारत के नागरिकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके तहत सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क होंगे दोस्तों। तो ये शिक्षा से निःशुल्क संबंधित है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। नागरिकों को वहन करने योग्य एक गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजी लॉकर सिस्टम है। यह आपके ई दस्तावेज तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। अगला देखते हैं दोस्तों, डिजी लॉकर के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, थोड़ा बताइए तो।
ये हम ही लोगों के लिए बनाया गया है, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए और जो है और लोगों के लिए। बताइए दोस्तों डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर दोस्तों फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल लॉकर सेवा है, जो भारतीय नागरिकों के दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए एक व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्थान प्रदान करता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2। भारत सरकार द्वारा चलाया गया भारत सरकार द्वारा, एक मिनट दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करना, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण करना, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश के लिए भारत की स्वयं की खोज और नई शिक्षा नीति। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है दोस्तों? 96 का बताइए। देखिए दोस्तों यह जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करने से संबंधित है, ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू की थी, 2014 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं को 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूरी तरह से 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूरी तरह से सभी उपलब्ध टीकों से प्रतिरक्षा प्रदान करना है। इस मिशन का लक्ष्य 2020 तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण प्राप्त कर रहा था। तब तक 2020 तक दोस्तों। 96 का हो जाएगा ए। 97 का सरकार की संप्रभु स्वर्ण बांड योजना, सोवरेन गोल्ड बांड स्कीम एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना एवं स्वर्ण जो है मुद्रीकरण योजना, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का क्या क्या उद्देश्य है? भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना, स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता को में कमी लाना। बताइए दोस्तों स्वर्ण मुद्रीकरण, सोना से मुद्रा बनाने की योजना सरकार ने लाया था दोस्तों। आपके पास सोना पड़ा हुआ है, बैंक में जमा कीजिए, आपको ब्याज भी मिलेगा दोस्तों। बताइए 97 का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना। दोस्तों हम लोग दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा सोना मंगाते हैं, निर्यात करते हैं, इससे जो है सोना निर्यात करने से हमारा जो है पैसा हमें भेजना पड़ता है, विदेश में देना पड़ता है। तो सरकार ने सोचा कि गांव में बहुत सारे लोग सोना रखे हैं, सोना चांदी अपना बनवा के, तो सोचा सरकार ने कि क्यों ना हम जो है इसी सोना को उपयोग करें और जो है विदेश से हमें सोना ना मंगाना पड़े। तो भारतीय गृहस्थों के पास जो निष्क्रिय पड़े स्वर्ण है अर्थव्यवस्था में लाना है, समझ गए? तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, नहीं दोस्तों, एफडीआई को कम करने का उद्देश्य था, प्रोत्साहन करने का नहीं, एफडीआई न आए स्वर्ण क्षेत्र में, इसीलिए। दूसरा ऑप्शन स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग जो आयात कर रहे थे दूसरे देश से सोना मंगा रहे थे, उसको कम करना हमारा उद्देश्य था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन का नाम सुने हैं दोस्तों? सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं दोस्तों? ये जो शब्द हैं ये किस संदर्भ में आते हैं बताइए? कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ए ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध, बी सूर्य और चंद्र ग्रहण का अध्ययन, सी पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की स्थापना और डी पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रमिक विकास। बताइए दोस्तों किस लिए आते हैं? 98 का दोस्तों। ये दोस्तों पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थान है दोस्तों। पृथ्वी की कक्षा में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द जो है सूर्य और चंद्र, अरे दोस्तों बी हो जाएगा, सूर्य और चंद्र ग्रहण का अध्ययन है दोस्तों। क्या है ये? सूर्य और चंद्र ग्रहण का अध्ययन है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। भारत को एक संपूर्ण डिजिटल देश में बदलने के लिए 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा
बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों 99 का, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोस्तों एक बार पिछला 1995 में एक क्वेश्चन पूछ दिया था, नहीं उधर पीछे जाके बहुत। एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायक है। बिल्कुल दोस्तों, यही जोड़ता है पैसों सारे जो है पैसे वैसे को, लेन देन को। एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे पे आरंभ की है। बताइए दोस्तों 99 का। एनपीसीआई दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। गैर लाभकारी संगठन है। यह देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। इस संस्थान ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे पे प्रारंभ की है। तो ऑप्शन जो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, दोनों कथन सही है। 100 का, एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। यूपीआई को कार्यान्वित करने, ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगा। एफडीआई अंतर्प्रवाह में भारी वृद्धि होगी। निर्धन व्यक्तियों को उपादान सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। दोस्तों यूपीआई क्या है दोस्तों, यूपीआई एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, यह दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे दोस्तों। एफडीआई प्रवाह में भारी वृद्धि नहीं होगी दोस्तों, इससे कुछ नहीं होगा। तो आप बाकी तो समझ ही सकते हैं दोस्तों, अब इतना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना कमजोर थोड़े ना। अगला देखते हैं दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। दूसरा, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। बताइए दोस्तों, मस्त संस्था है यह भी। मौद्रिक नीति समिति आरबीआई का मानक ब्याज दर, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर आदि का फैसला करती है दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है सही है। पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा पॉलिसी रेट वीटो की जगह मौद्रिक नीति समिति को लाया गया था दोस्तों। इसमें 6 सदस्य होते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन को क्या दिया है, 12 सदस्य, नहीं, इसमें 6 सदस्य होते हैं जो 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर एमपीसी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य नहीं करता है दोस्तों। आरबीआई की पदेन अध्यक्ष होते हैं आरबीआई। तो केवल और केवल ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल और केवल ये ऑप्शन। अगला दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अगला, भारत में लघु वित्त बैंक को एसएफबीएस को स्थापित करने का प्रयोजन क्या है। लघु वित्त बैंक क्यों स्थापित किया गया है दोस्तों। लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करना। लघु वित्त बैंक क्यों स्थापित किए गए हैं, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना सही है पहला। दूसरा, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, यह भी सही है दोस्तों। 1 और 2 सही है दोस्तों, लेकिन तीसरा ऑप्शन गलत है। युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये प्रोत्साहन नहीं है दोस्तों, युवा उद्यमियों के लिए नहीं है। लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना और लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, तो 1 और 2 सही हो जाएगा दोस्तों। 102 का, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य लघु व्यवसाय इकाइयों के लिए ऋण की आपूर्ति करना, जिससे छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग शामिल है। इसमें कम लागत में उच्च प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना भी शामिल है। इसमें ग्रामीण युवा उद्यमियों के लिए व्यापार की स्थापना हेतु किसी प्रकार के ऋण प्रदान करने का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं 103, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है दोस्तों, हो सकता है।
केवल निवासी भारतीय, केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए। एनपीएस दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत, ये विवाद अभी भी चल रहा है दोस्तों, इस पर तैयारी कर लीजिएगा 103 का। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में भारत के निवासी तथा अनिवासी भारतीय शामिल हो सकते हैं। दोनों निवासी और अनिवासी जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में होनी चाहिए दोस्तों। एनपीएस में 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के अतिरिक्त और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के सभी नए कर्मचारियों पर लागू होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य सरकार। पहला तो गलत है दोस्तों, केवल निवासी भारतीय नहीं, निवासी और अनिवासी दोनों, 21 नहीं 18 से 60 वर्ष, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारी द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन? 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 होना चाहिए दोस्तों, ये 1 अप्रैल दे रहा है इसलिए गलत। तो राज्य सरकार क्या आ जाएंगे दोस्तों? केंद्रीय स्वायत्त निकाय के सभी कर्मचारी पर लागू होगा। अगला दोस्तों देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वित किए जाने का के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है दोस्तों? जीएसटी का क्रियान्वित करने से, जीएसटी लाने से क्या लाभ है? यह भारत में बहु प्राधिकरण द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित होगा। यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम करेगा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे ले जाने योग्य बना देगा। जीएसटी टैक्स लेने को दोस्तों, अगर जीएसटी को डिजिटलाइज कर दिया जाए, जीएसटी 1 बना दिया गया, तो इससे क्या होगा? जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ था। इसका मानक उद्देश्य भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जाए, बहुत से दोस्तों वसूल किया जाता था, जीएसटी, वैट, कैट, मैट, वो सबको एक जगह ला दिया जीएसटी में देने के लिए। तो बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेना तथा एकल बाजार स्थापित करना है। भारत के चालू घाटे को प्रबलता से कम कर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना, अर्थव्यवस्था की समृद्धि एवं चीन से आगे निकल जाना, ये सब गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही। यह जो है भारत में बहु प्राधिकरण द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों के का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार की स्थापना करेगा। अगला दोस्तों, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 पीबीपीटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेनामी संपत्ति दोस्तों सुने होंगे, बिना नाम का, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए छोड़ के, कुछ लोग चीन, उनकी संपत्ति यहीं की यहीं है, पता ही नहीं है कि कौन इसका मालिक है। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा जब्त की जाने के लिए दायी होगी। यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकरणों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है। बताइए दोस्तों 105 का क्या होगा? बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 दोस्तों के अनुसार बेनामी पाई गई संपत्ति या सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी दोस्तों। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। केवल पहला गलत है, किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है, समझा जाएगा दोस्तों। तो इसमें केवल बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों 10 वर्ष का क्वेश्चन है। पिछले दशक में भारत के जीडीपी में प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। बताइए दोस्तों, बता देते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे लिए अभी ये रेलेवेंट नहीं है दोस्तों। ये दोनों गलत है दोस्तों। ये दोनों जो है सतत रूप से
पिछले दशक में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। और पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है, ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये डी हो जाएगा दोस्तों। ऐसा 10 वर्ष 5 वर्ष का अनुमान रखा कीजिए दोस्तों, परीक्षा में आ सकता है। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है दोस्तों? पहला दिया है ऑप्शन, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग का उन्नयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना। बी, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। सी, भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शक्ति बनने के लिए भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना। डी, ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधान कर मानवीय पूंजी विकसित करना और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना। बताइए दोस्तों, उन्नत भारत अभियान दोस्तों इसका ऑप्शन बी है, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। दोस्तों उच्च शिक्षा संस्थान में दोस्तों शोध होता है, शोध होगा तो जो स्थानीय समुदाय है उनसे जोड़ देने से फायदा ये होगा कि इनकी समस्याओं को ये जो शोध करने वाले लड़के होंगे वो ध्यान में देंगे और इस प्रकार से चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। उन्नत भारत अभियान ग्रामीण भारत के उन्नयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अन्य प्रमुख सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है। इस अभियान को भारत के IIT दिल्ली द्वारा समन्वित और संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पड़ोसी समुदायों के साथ जुड़ना और उत्थान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है। दोस्तों चलिए देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह नीति आयोग का एक अंग है। वर्तमान में इसकी कापस 4000 करोड़ रुपए है। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि, राष्ट्रीय पोषण, देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि को एक फंड के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के तहत एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया है। इसका कुल फंड 40,000 करोड़ रुपया है। दोस्तों 40,000 करोड़ रुपया है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दोनों गलत है। यह सेबी के तहत एक वैकल्पिक है दोस्तों, ये नीति आयोग दे रहा है। वर्तमान में 40,000 है, न कि 4 लाख। इतना सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 4 लाख नहीं है दोस्तों, दोनों ऑप्शन गलत है। 109 का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? दोस्तों गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता को घटाना या कम करना, बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ावा देना, मुर्गी के अंडों के उपयोग को बढ़ावा देना। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य क्या है? दोस्तों 109 का, देखिए दोस्तों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता को घटाना को कम करना, यह भी है दोस्तों। तो 1 और 2 सही है दोस्तों। बाजरा, मोटे अनाज तथा परिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ावा देना, मुर्गी के अंडे, ये दोनों गलत है दोस्तों। समझ रहे हैं? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंध आधिकारिक दस्तावेजों में अंडे, अपरिष्कृत चावल, बाजरा आदि का उल्लेख नहीं है। इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है: गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कुपोषण से संबंधित जागरूकता पैदा करना, स्वस्थ स्तनपान कराने वाली प्रथाओं तथा संतुलित पोषण के महत्व को बढ़ावा देना, युवा बच्चों, किशोरों, लड़कियों और महिलाओं के लिए एनीमिया की घटनाओं को कम करना शामिल है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला दोस्तों, विधांजल योजना का क्या प्रयोजन है? विधांजल योजना, पहला, विदेशी प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता प्रदान करना, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहन करना। बताइए दोस्तों, विधांजलि योजना क्या है? विधांजलि योजना क्या है दोस्तों? 110 का। दोस्तों ये जो है, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ऑप्शन बी, केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस कार्यक्रम को उन लोगों को एक साथ लाने के लिए परिकल्पित किया गया है जो उन स्कूलों में स्वयं सेवा देने के लिए तैयार है जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सेवकों की सेवाओं के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शैक्षिक गतिविधियों के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। तो हो जाएगा दोस्तों ये। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार का डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है? दोस्तों, भारत को अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसे कि चीन ने किया है। दूसरा, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। और तीसरा, हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाईफाई लाना। तो बताइए दोस्तों, डिजिटल इंडिया योजना का क्या कार्य है? डिजिटल योजना इंडिया का काम क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, हमारे गांव को इंटरनेट से जोड़ना, हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटन केंद्रों को वाईफाई लगाना, ऐसा तो होगा ही दोस्तों। डिजिटल इंडिया बनाना है तो समुद्री पारी भारत को अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसे चीन ने किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक नीतिगत ढांचे की स्थापना बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्री पारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारे राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा। दोस्तों तीसरा ऑप्शन होगा। पहला तो वैसे होना नहीं चाहिए, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। अभी जो है ये रिलेवेंट है नहीं उतना। अब डिजिटल इंडिया का अभी जो है कुछ बदलाव होता रहता है, तो इसको देख लीजिएगा क्या कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। 112 का, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है, और दूसरा ऑप्शन, भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकार कोष पत्र जारी नहीं करती है। तीसरा, कोष पत्र ऑफर अपने सम मूल्य में बट्टे पर जारी किए जाते हैं। बताइए दोस्तों 112 का क्या होगा? देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, सही है, किंतु राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का प्रयोजन नहीं करता है, गलत है दोस्तों। यही तो एक बैंक है भारत में, बाप है, बैंकों का बाप है, सबका मालिक है, तो राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का भी प्रबंधन और प्रयोजन करता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दूसरा, भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करती है, राज्य सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी नहीं करते हैं, सही है दोस्तों। कोष पत्र ऑफर अपने समतुल्य में बट्टे पर जारी किए जाते हैं, यह भी सही है दोस्तों। तो बी और 2 और 3 सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कोष पत्र ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, राज्य सरकार किसी भी प्रकार का ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकती। इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा अपनी लघु अवधियों की धन की आवश्यकता के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, किस शर्त के लिए किया जाता है? बैंक इसे अपने एसएलआर के स्तरों को विनियमित करने के लिए करते हैं। ट्रेजरी बिल ऑफर अपने समतुल्य बट्टे पर जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। 14 दिन के लिए मध्यस्थ ट्रेजरी बिल, 14 दिन नीला नियोग्य ट्रेजरी बिल, 91 दिन के लिए ट्रेजरी बिल, 182 दिन के लिए ट्रेजरी बिल और 364 दिन के लिए ट्रेजरी बिल। तो ये केवल केंद्र सरकार जारी कर सकती है, राज्य सरकार नहीं।
और कोष पत्र ऑफर अपने समतुल्य बट्टे पर जारी किया जाता है। 113 का, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो ऑप्शन ए विकल्प लागत शून्य होता है, ऑप्शन बी विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है, सी विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है, विकल्प डी विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। बताइए दोस्तों, कोई निःशुल्क वस्तु उपलब्ध करा रही है सरकार तो इसका विकल्प लागत शून्य होगा, विकल्प लागत की उपेक्षा की जाएगी। क्या होगा दोस्तों 113 का, सी हो जाएगा दोस्तों, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। जो जनता टैक्स दे रही है उसी उपभोक्ता विकल्प लागत को उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। विकल्प लागत वह लागत है जो दूसरे सर्वोत्तम निवेश विकल्प से अर्जित की जाती है दोस्तों। मुक्त वस्तुओं के संदर्भ में उपभोग करने वाले व्यक्ति के लिए अवसर लागत शून्य है। हालांकि यह उस प्रदाता के लिए ऐसा नहीं है। विभिन्न विकल्पों पर खर्च करने का विकल्प सरकार के साथ उपलब्ध है पर करदाता नहीं। इस प्रकार यह सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाता है दोस्तों। 114 निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति आय वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। क्यों? निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बाद भी आर्थिक विकास की ऊंची दर को संकेत नहीं करती है। क्यों? औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। सी निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। डी निर्यात की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों 114 का अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय से जो है विकास आर्थिक विकास इसलिए नहीं हो पाता है कि निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ती रहती है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय तो देश की जीडीपी बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि सबका आय बढ़ गया। ठीक है, अभी हमारे देश की आय ठीक ठाक बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी वैसे ही है। यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो केवल निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं कर सकती है। अगला दोस्तों, अटल नव परिवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। बताइए दोस्तों, अटल परिवर्तन इनोवेशन मिशन बताइए दोस्तों 115 का, ये दोस्तों नीति आयोग ने किया था। अटल नव परिवर्तन मिशन नीति आयोग का एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश भर के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला और अटल इंक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से नव परिवर्तन को बढ़ावा देना था। 116 का, दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। कुछ राज्य में गरीबी कम है, कुछ राज्य में अधिक है। क्यों? गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। बी, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सी, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। डी, सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। बताइए दोस्तों 116 का, दोस्तों इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, इसलिए दोस्तों कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हो जाती है। कीमत वहाँ अलग अलग होता है दोस्तों। गरीबी रेखा को चिन्हित करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि गरीबी रेखा की टोकरी के घटकों का निर्धारण, मूल्य अंतर, टोकरी के घटक राज्य से राज्य और विभिन्न अवधि में भिन्न होते हैं। इसलिए भारत में दिए गए एक वर्ष में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं दूसरों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि मूल्य स्तर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं। इसके अलावा खपत पैटर्न, पोषक तत्वों की जरूरत और घटकों की कीमत स्थूल अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय गतिशीलता के अनुसार बदलती रहती है। अगला दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? पंचवर्षीय योजना छोड़ नहीं रहा है दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योग के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ने में संकेंद्रण की पूर्व भूमि प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। और तीसरा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्रों की योजना के
अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। बताइए दोस्तों 170 का, इसी में से बता दीजिए। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखिए दोस्तों, इसमें एक और दो ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुएं उद्योग के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। और चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण को पूर्ण प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया दोस्तों। तीसरा गलत है दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया, ये गलत है दोस्तों। इसमें हो जाएगा एक और दो ऑप्शन सही है दोस्तों, एक और दो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले इसमें कुछ जान लीजिए दोस्तों। छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी सफलता साबित हुई। अगला दोस्तों देखते हैं, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मातृत्व लाभ के लिए दोस्तों, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है। मतलब बच्चा होने से 3 महीने पहले, बच्चा होने के 3 महीने बाद उनको वेतन मिलता रहेगा। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में क्या क्या किया गया था? शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अति अनिवार्य है। 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेगा। 2 बच्चों वाली महिलाओं को ही मिलेगा। बताइए दोस्तों 118 का। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो है केवल और केवल तीसरा सही है। 2 बच्चे वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेगा, केवल तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों, ऊपर क्यों नहीं सही है। इस अधिनियम के अनुसार संगठित क्षेत्र में काम करने वाली, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं 26 सप्ताह के पूर्ण वेतन वाले मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। 26 सप्ताह तक, 4 चौके 16, 4-5 महीना दोस्तों, लमसम 5 महीना से कम मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। नियोक्ता को 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर क्रेच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाया गया है। मां को एक दिन में 4 बार क्रेच में जाने की अनुमति होगी। पहले 2 शिशु के बाद 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। पहले 2 शिशु के बाद 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। पहले 2 तक 26 सप्ताह का। और दोस्तों शिशु के भी प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार नहीं 4 बार दोस्तों, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जा रहा है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्रय शक्ति क्षमता मतलब खरीदने की क्षमता दोस्तों, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देश में एक समान वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य की तुलना कर की जाती है। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बताइए दोस्तों 119 का। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए सही है। क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान है दोस्तों। 6वां नहीं, तीसरा स्थान हम आ गए हैं दोस्तों परचेजिंग पावर में 2018-19 के अनुसार दोस्तों। तो 119 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों की एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर की जाती है। एक समान वस्तु और सेवा के मूल्य की तुलना करके की जाती है दोस्तों। अगला 120, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय है? देखिए दोस्तों, इससे हमेशा प्रश्न पूछ रहा है, नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है रुपया का गिरावट अगर हो रहा है तो कौन सा उपाय नहीं है इसमें से? गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बांड में जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, विदेशी वाणिज्यिक उधार से संबंधित दशाओं को आसान बनाना और एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। बताइए दोस्तों 120 का बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इससे ज़्यादा आसान तो हमको नहीं लग रहा है कि लाइफ में मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा हिंदी कठिन है तो हम हिंदी को सरल कर देते हैं। प्रसरण मौद्रिक नीति अनुसरण करना मतलब दोस्तों पैसा जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में भेजना, पैसा तरलता बढ़ाना दोस्तों। अब बताइए दोस्तों,
रुपए की मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए तरलता बढ़ाने की जरूरत होगी कि घटाने की। इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा दोस्तों, बाकी सही है। विदेशी वाणिज्य उधार से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। विदेश का पैसा जितना आएगा दोस्तों हमारे पास, इससे हम जो है जल्दी अपने रूम में रुपए की गिरावट को मतलब कम कर सकेंगे। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बांड में जारी करने हेतु प्रोत्साहन करना। मसाला बांड में रुपए जारी करने से जो है हमें जो है डॉलर मिल सकता है, विदेशी मुद्रा। और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण। जो जरूरी वस्तु नहीं है उसको हम आयात नहीं करेंगे। आयात करेंगे तो हमें जो है डॉलर देना पड़ेगा दोस्तों। डॉलर बाहर जाएगा या विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी तो हमारा रुपया मूल्य और क्या होगा, कमजोर। तो इसलिए हम जो है आयात पर नियंत्रण करेंगे और निर्यात को प्रोत्साहन करेंगे। निर्यात प्रोत्साहन करेंगे तो हमारे यहाँ डॉलर या विदेशी मुद्रा आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है। ये तो दोस्तों 2 बार आ चुका, पहले भी पूछा जा चुका है। आईएएस भी प्रश्न रिपीट कर रहा है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम प्रश्न इस पीछे पूछा जा चुका है। आरक्षित नगदी कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि होगी। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी। सांविधिक नगदी अनुपात में वृद्धि होगी। देश की जनसंख्या में वृद्धि होगी। बताइए दोस्तों, मनी गुणक का मतलब क्या होगा दोस्तों। ये दोस्तों जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी। यही दोस्तों एक पीछे प्रश्न पूछा था कि मुद्रा समावेशन के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो बैंकों में बैंक की आदत होनी चाहिए दोस्तों। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 121 का दोस्तों, बी। किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ उस देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक बढ़ता है। जनसंख्या के साथ थोड़ी ना बढ़ता है, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होती है दोस्तों, तब जो है मुद्रा गुणक बढ़ता है। अगला दोस्तों, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है दोस्तों। वैश्विक वित्तीय संकट आता है तो अल्पकालिक विदेशी ऋण पर निर्भर न रहना, कुछ विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। यदि निकट भविष्य में दूसरी वैश्विक वित्तीय संकट आती है, पैसा रुपए का संकट आता है दूसरी बार, तो कौन से कार्य या नीतियां उपाय भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्तियां प्रदान कर सकती हैं, छूट प्रदान कर सकती हैं कि जिनसे जो है भारत पर जो है खतरा नहीं मंडराएगा। देखिए दोस्तों, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तना को बनाए रखना, ये दोस्तों हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पूर्ण परिवर्तन तब तो हमारा भी रुपया का मूल्य गिर जाएगा, पूर्ण परिवर्तन बाजार के साथ जब कर लेंगे तो। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। बिल्कुल दोस्तों, अल्पकाल विदेशी ऋण पर निर्भर रहेंगे तो तुरंत जो है निकाल लेंगे। अगर विश्व में तनिक भी वित्तीय संकट आएगा तो ये अपना पैसा निकाल लेंगे। दीर्घकाल के लिए रहेगा दोस्तों तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए अल्पकाल के लिए विदेशी ऋण पर निर्भर नहीं रहना है हमें। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना नहीं दोस्तों, विदेशी बैंक को प्रारंभ करेंगे तो नुकसान हो सकता है अगर विश्व व्यवस्था में मंदी आई तो, समझ रहे हैं ना। तो 122 पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता रखने से पूर्वी एशियाई देशों के साथ 1997 के संकट की तरह ही भारत वैश्विक संकट की चपेट में आ जाएगा। यदि भारत सरकार आरबीआई भारत में अधिक विदेशी बैंक खोलने की अनुमति देती है तो एक खतरनाक परिदृश्य हो सकता है जहां विदेशी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था में फैल जाएगी दोस्तों। अगला दोस्तों, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 10,000 की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव। आप बैंक गए और मांग जमा खाते से 10,000 रुपया निकाल लिए तो इसके जो है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 10,000 की कमी आ जाएगी। इकाई नहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख है दोस्तों, 1 लाख है। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि हो जाएगी। अगला दिया है दोस्तों, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तनीय रहेगी। बताइए दोस्तों, ये आसान है 123 का दोस्तों ये मुद्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आप निकाले तो अर्थव्यवस्था में ही तो मुद्रा है। हाँ, अर्थव्यवस्था में ही तो है। तो मुद्रा की समग्र पूर्ति
अपरिवर्तित रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे बैंक में हो चाहे आपके पास हो। अर्थव्यवस्था में ही तो मुद्रा है। तो सकल धन आपूर्ति का अर्थ है M3। वाणिज्यिक बैंकों के साथ जनता प्लस डिमांड डिपॉजिट के साथ सिक्के और मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों के साथ समय जमा। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अगला, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें विविध आर्थिक रूपरेखा विवरण, द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोत्तर प्रलेख निम्न आदेशों के कारण प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। चिरकालीन संसदीय परंपरा के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण वित्त मंत्री जो बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण होता है। क्यों इसके लिए अन्य जो है प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, ये पूछा है दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बजट उत्तरदायित्व एवं बजट राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार संसद को प्रस्तुत किया गया फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में जीडीपी विकास दर, केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र के संतुलन के बारे में मूल्यांकन शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में 2020 में पूछा गया है, किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण दिया जाता है दोस्तों किसानों को। ऑप्शन, फार्म परिसंपत्तियों के रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीन, ट्रैक्टर एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म परिवारों की उपभोक्ताओं के लिए, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, परिवारों के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों खेती किसानी से संबंधित जो है किसानों को दिया जाता है दोस्तों। तो किस लिए दोस्तों दिया जाता है? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है पहला सही है, फार्म परिसंपत्तियों के रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। दूसरा गलत है दोस्तों, कंबाइन कटाई मशीन, ट्रैक्टर और मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। इतना ज्यादा किसान क्रेडिट पैसा नहीं देगा, 5-10 लाख आपको कि आप ट्रैक्टर या ट्रक खरीद लीजिए। दूसरा ऑप्शन गलत। फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, बिल्कुल दोस्तों उपभोग की आवश्यकताओं के लिए भी दे देगा, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए भी दे देगा दोस्तों, लेकिन परिवार के लिए घर निर्माण और गांव में शीतागिरी इतना पैसा नहीं दे सकता है कि आप जो है घर बना लीजिए। तो ये दोस्तों छोटा सा पैसा रकम मिलता है किसान क्रेडिट में, किसान से संबंधित। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों 2016 में अब किसान क्रेडिट कार्ड मुख्य रूप से फार्म इनपुट खरीदने के लिए था। पारिवारिक घर का निर्माण किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल नहीं। इसके अलावा गांव में कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित, वही बात सब लिखा है दोस्तों। 117 खाद्य वस्तुओं का उपभोग मूल्य सूचकांक CPI में भार वेट। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार पूछ चुका है, फिर रिपीटेशन किया है। उनके थोक मूल्य सूचकांक WPI में दिए गए भार से अधिक होता है। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन दोस्तों 1995-99 के आसपास पूछा था। WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता है जैसा कि CPI करता है। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? एकदम सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन कर दिया दोस्तों, ये IAS में प्रश्न भी रिपीट होते हैं। ये ऑप्शन सही है दोस्तों, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाली परिवर्तन को नहीं पकड़ता है जैसा CPI पकड़ता है दोस्तों, यह भी सही है। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। 2016 में प्रभावी नई मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के तहत RBI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अखिल भारतीयों के 2 से 6% पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। WPI और CPI दोनों
लास्पेयर्स फार्मूला पर आधारित है, जिसमें वेटेज को कई कमोडिटी को सौंपा जाता है और उनकी कीमतें ट्रैक की जाती है। एक व्यक्तिगत कमोडिटी का वजन इस बात पर निर्भर करता है कि वह उपभोक्ता द्वारा कितनी बार खरीदा गया है। तो जाहिर है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक WPI की तुलना में खाद्य उत्पादों को अधिक वजन दे रहा होगा, जो निर्माताओं के उद्देश्य से है। दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2। तीसरा दोस्तों गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण के लिए ये WPI को अपना लिया, ये गलत है दोस्तों। 127 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या उदारीकरण के बाद क्या प्रभाव पड़ा? सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता 2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई। दूसरा, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। चौथा, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। बताइए दोस्तों उदारीकरण से क्या परिणाम हुए? देखिए दोस्तों, पहला कथन गलत है। सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता 2004-05 की कीमतों में प्रति श्रमिक में वृद्धि हुई, ये तो होगा दोस्तों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई, ये गलत है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ा होगा भाई। 1991 से 2005 तक जो है तनख्वाह वेतन ही नहीं बढ़ेगा। पहला गलत हो गया दोस्तों। अब जो है दोस्तों देखना है हमें जो है दूसरा, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सतत वृद्धि हुई, यह भी गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। बिल्कुल दोस्तों, 1991 में जितने लोग कृषि में थे गांव में, उसमें अब दूसरे क्षेत्रों में लग गए हैं, जैसे साइकिल दुकान सब खुल रहा है, देख ही रहे हैं। और चौथा, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। बिल्कुल, गांव में उतना रोजगार नहीं है, लोग शहर में ही भाग रहे हैं ज़्यादातर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। उत्पादकता दक्षता का एक पैमाना है जिसके साथ मानव और सामग्री दोनों की संसाधन, माल और सेवाओं की परिवर्तित हो जाती है। ग्रामीण और सभी क्षेत्रों के बीच श्रमिक उत्पादकता के व्यापक असमानता है। भारत की श्रम उत्पादकता में हर साल 14% की वृद्धि हुई है, लेकिन 2011 और 2015 के वित्तीय वर्षों के बीच यह दर घटकर महज आधे 7.4% रह गई है। 2016 और 2018 के वित्तीय वर्षों के बीच यह घटकर सिर्फ 3.7% रह गई है। अगला देखिए दोस्तों क्या है प्रश्न। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं? साइबर बीमा करा देते हैं दोस्तों। अगर साइबर से कोई भी घटना हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, आपका बैंक से कोई पैसा निकाल लेता है, तो वो भरपाई होती है। यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। दूसरा, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि न किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत, मतलब नया कंप्यूटर मिल जाएगा आपका। तीसरा दोस्तों दिया है, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। बताइए दोस्तों, अगर आप जो है साइबर बीमा करा लेते हैं तो क्या क्या लाभ मिलेगा दोस्तों साइबर बीमा कराने से? दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें लाभ ये मिलेगा कि यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत आपको मिल जाएगी। ठीक। दूसरा दोस्तों, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है, तो ऐसे कंप्यूटर की लागत, ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आपको ऐसा कंप्यूटर की लागत मिल जाएगी पूरा, ये नहीं मिलेगा दोस्तों। तीसरा, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत, ये होगा दोस्तों। और चौथा भी है,
यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत, यह भी होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। यदि आपके व्यक्तिगत शत्रु, पड़ोसी का बच्चा या पूर्व पति पत्नी भौतिक रूप से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं तो बीमा कंपनी उसके कवरेज का भुगतान नहीं करेगी। समझ रहे हैं दोस्तों। अगला दोस्तों 129 बताइए। भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। अंतिम जो है उधार दोस्तों देता है। अस्थायी संकट इस समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना और बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। आरबीआई की बात कर रहा है दोस्तों। 2022 में पूछा गया है। 129 दोस्तों। अंतिम उधार का ऋणदाता शब्द का प्रयोग आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने के संदर्भ में किया जाता है दोस्तों। दूसरा, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चलन निधि उपलब्ध कराना। सही है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। अभी ये ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। पहला दोस्तों गलत है। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। आरबीआई थोड़े ना इन लोगों को ऋण देगा, इतना खाली आरबीआई के पास काम थोड़े ना है। और दोस्तों तीसरा, बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, ये तो सरकारों को ऋण देना उपयुक्त शब्द सरकार का बैंकर है दोस्तों। तो सरकारों को ऋण देना बजटीय घाटों के लिए, बजट के घाटे के लिए तो ऋण नहीं देगा दोस्तों। सरकार को ऋण देना उपयुक्त शब्द सरकार का बैंकर है दोस्तों। उद्योगों को ऋण सीधे आरबीआई द्वारा नहीं दिया जाता है। सबसे अच्छा आरबीआई बैंकों और एनबीएफसी को ऋण देने के लिए कुछ विशेष विंडोज खोलेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से एलटीआर शब्द सरकार का बैंकर होगा दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दोस्तों 130। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार आरबीआई की नियुक्ति करती है दोस्तों। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार है। और तीसरा, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। बताइए दोस्तों 130 का कौन सा सही है? ये दोस्तों आरबीआई को ही गुलाम बना दी थी सरकार पैसा लेने के लिए, इसलिए थोड़ा सा उस समय पूछ दिया गया था 2021 में दोस्तों। मामला उछल जाता है ना तो उसी से क्वेश्चन बनाता है आगे पीछे के। 130 का बताइए दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों 130 का ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, पहला, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। पहला दोस्तों सही है। आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है और नियुक्ति पर कैबिनेट समिति द्वारा उनके नामों को मंजूरी दी जाती है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम 1934 से प्राप्त करता है दोस्तों। पहला सही है दोस्तों। भारतीय संविधान में कतिपय प्रावधान सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है दोस्तों। ये दोस्तों गलत है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम 1934 से प्राप्त करता है दोस्तों। ये सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों देखिए, भारत में नियोजित अनियत मजदूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करे। बोलिए दोस्तों अनियत मजदूरी के संदर्भ में। दोस्तों सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं।
देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। सभी अनियत मजदूरी कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार नहीं है। ईपीएफओ की धारा 2F के अनुसार नियोजित व्यक्ति ही इसके हकदार हैं दोस्तों। अनियत मजदूर नहीं, नियोजित व्यक्ति ही। भारतीय योजना के तहत अनियत मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा कार्य समय और समय पर भुगतान। तो दोस्तों पहला गलत हो गया। कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार नियत मजदूर है, न कि अनियत। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं सर्वोपरि भुगतान के हकदार हैं। बिल्कुल। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान करे। तो यह भी सही है दोस्तों। तो 2 और 3 सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने के बाद भी किसी वस्तु के लिए बाजार की मांग बढ़ सकती है। बाजार की मांग बढ़ सकती है दोस्तों किसी वस्तु के लिए, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से। मतलब अन्य बातें स्थिर होने के बावजूद भी किसी वस्तु की मांग बढ़ सकती है, बाजार का मांग बढ़ सकती है दोस्तों, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, इसकी कीमत घटती है। क्या होगा दोस्तों बताइए? 132 का बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से। जैसे आपको मोबाइल बनाना है दोस्तों, मोबाइल मिलना है, यहाँ आय नहीं बढ़ रही, लेकिन सिंगापुर से जो सामान आ रहा है वो सामान का मूल्य बढ़ जा रहा है, तो यहाँ मोबाइल का मूल्य भी बढ़ जाएगा क्योंकि वही सामान लगेगा। तो इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने से बिल्कुल दोस्तों ये एकदम सही है। दूसरा, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि से। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि से नहीं बढ़ेगा दोस्तों, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि से नहीं बढ़ेगा वस्तु की कीमत। वस्तु घटिया किस्म की है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तभी बढ़ जाता है दोस्तों। अब इसकी कीमत घटती है, घटती नहीं है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 4। 132 का दोस्तों एक। यदि अन्य बातें अपरिवर्तित रहती हैं तो किसी भी वस्तु की मांग में बढ़ोतरी तभी होती है जब उस वस्तु के अलावा उसी प्रकार की कोई वस्तु के दाम बढ़े या उसी वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाए। तो इस 2 अलग अलग सिद्धांत मांग के कानून और आपूर्ति के कानून पर आधारित है। बाजार पर वास्तविक बाजार मूल्य और माल की मात्रा निर्धारित करने के लिए दोनों कानून परस्पर हैं दोस्तों। अगर किसी वस्तु, जैसे आप चाय और काफ़ी पी रहे हैं दोस्तों, अगर कॉफ़ी की मांग ज़्यादा हो जाएगी तो चाय का मांग कम हो जाएगा। तो ये बात होती है दोस्तों इसमें। तो वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है दोस्तों, इसकी स्थापन उसके जगह पर कोई दूसरी वस्तु उसका स्थान ले लेगी दोस्तों, तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। और चौथा ऑप्शन, इसकी कीमत घटती है दोस्तों। इसकी कीमत देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से बाजार की मांग बढ़ सकती है वस्तु के लिए, और इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, ये गलत है दोस्तों। इसकी वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। घटिया किस्म की है, आय में वृद्धि होगी दोस्तों, ये मैंने गलत बता दिया था। अगर घटिया किस्म की वस्तु है और आय में वृद्धि होगी तो और नहीं बिकेगी उसको, और उपभोक्ता की जब आय बढ़ जाती है तो अच्छा वस्तु खरीदेगा, इसलिए ये गलत। इसकी कीमत घटती है, बिल्कुल इसकी कीमत जो है घट जाती है दोस्तों। तो यह ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 4। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए। शहरी सहकारी बैंक राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। अगला दोस्तों, ये इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। इन्हें वर्ष 1996 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। शहरी सरकारी बैंकों के बारे में पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, शहरी सरकारी बैंकों में जनता से जमा स्वीकार करना तो आमतौर पर चेक द्वारा चुकाया जाता है। परिभाषा
परिभाषित किया गया। इनकी स्थापना 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 में की गई थी, जो सामान्य बैंकिंग व्यवस्था करते हैं। उन्हें सभी बैंक सभी प्रकार की जमा राशियों को स्वीकृत और बैंकिंग सुविधाओं के प्रावधान उनके ग्राहक जैसे व्यक्तिगत जमानत पर अग्रिम करना, ड्राफ्ट जारी करना, हुंडियों के बिल आदि के संग्रह में छूट देने का कार्य करते हैं। सभी सरकारी बैंक इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2 और 3। राज्य सरकार थोड़े ना स्थापित करेगी, पर्यवेक्षण और विनियमन करती है, राज्य सरकार नहीं करेगी दोस्तों। ये इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं बिल्कुल। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 कार्य क्षेत्र में लाया गया था। यह भी सही है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, अवमूल्यन मतलब दोस्तों जान से मूल्य को गिरा देना, मूल्य की जो रेट है उसको जान से गिरा देना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, वस्तुओं को सस्ती करने के लिए। विदेशी बाजार में घरेलू निर्यात को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है दोस्तों। क्या होगा? अवमूल्यन कर देने से क्या होगा? व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, विदेशी बाजार में घरेलू निर्यात को प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। बताइए दोस्तों 134 का। अवमूल्यन से विदेश में देश के माल की कीमत घट जाती है तथा अपने देश में विदेशी माल की कीमत बढ़ जाती है। इसके कारण आयात हतोत्साहित होता है और निर्यात क्या हो जाता है दोस्तों? उत्साहित हो जाता है। चीन इसका खूब प्रयोग करता है दोस्तों, चीन, जिससे भुगतान शेष में सुधार होता है। अवमूल्यन इस उद्देश्य से किया जाता है कि अन्य देशों जिन्होंने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है के साथ व्यापार संबंधी स्थिति को बनाए रखना। यही कारण है कि जब 1949 में ब्रिटेन द्वारा स्टर्लिंग पाउंड का अवमूल्यन किया गया, तब कॉमनवेल्थ के अन्य देशों ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया था। घरेलू मुद्रा के विदेशी मुद्रा में वृद्धि तभी संभव है जब घरेलू वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो दोस्तों। अगर मांग में बढ़ोतरी नहीं होगी तो फिर घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य में बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो घरेलू मांग जो है वो मांग होगी तभी जो है विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। मांग में बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू मुद्रा की मांग बढ़ जाए, इस प्रकार व्यापार संतुलन में सुधार से घरेलू व्यापार में स्थिरता आती है, न कि अवमूल्यन पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। विदेशी बाजार में घरेलू निर्यात को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। ये तो तभी करता ही है देश जब देखता है कि बढ़ावा मिलने की संभावना होती है, तो प्रतिस्पर्धा को तो बढ़ावा मिलेगा, फिक्स है दोस्तों। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, तो विदेशी मूल्य तब बढ़ेगा ना जब निर्यात होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तब न, कोई फाइनल थोड़ा ना। तो घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है दोस्तों, ये गलत है। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा मोड़ा करता है लेकिन हम पूर्णतः नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है दोस्तों? काले धन के सृजन में सरकार का दिमागी टेंशन कौन दे रखा है दोस्तों? अस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन भी दिया। अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जो आयात गहने सोना इत्यादि का क्रय। सी राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकार। और डी कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। बताइए दोस्तों 135 का डी हो जाएगा दोस्तों। कर अपवंचन के कारण जो है राजकोष में अपवंचन का मतलब पचा लेना, टैक्स से पचा लेते हैं दोस्तों कुछ लोग, जिससे राजस्व को हानि हो जाती है। तो ये काले धन का सबसे खराब है। अर्थव्यवस्था में काले धन की अधिकता से देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी सृजित हो जाती है दोस्तों, जिसकी पहचान एवं विनियमन अत्यंत मुश्किल होता है। इस प्रकार यह समानांतर अर्थव्यवस्था देश के आर्थिक विकास को चौपट कर देती है। काला धन भूमिगत अर्थव्यवस्था सृजित करता है,
जिससे राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी में संबंधित आंकड़ों का सही आकलन कर पाना मुश्किल हो जाता है और अर्थव्यवस्था की गलत तस्वीर प्रस्तुत होती है। इससे नीति निर्माण में सटीकता नहीं आ पाती है। काले धन के सृजन के दौरान कर वंचना, टैक्स इवेजिंग होती है, जिससे सरकार को राजस्व हानि होती है। परिणाम स्वरूप सरकार को उच्च करारोपण एवं घाटे का वित्त पोषण का सहारा लेना पड़ता है और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। काले धन का खर्च मनोरंजन, विलासिता, भ्रष्टाचार, चुनाव के लिए वित्त पोषण, सट्टेबाजी अथवा आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है, जिसमें एक तरफ अपराध एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तो दूसरी तरफ उपभोक्ता पैटर्न बिगड़ने से दुर्लभ संसाधनों का अपव्यय हो जाता है। दोस्तों, ये है काला धन की समस्या। काला धन मिटाना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? सबसे ज़्यादा महंगाई तब हो सकती है सार्वजनिक ऋण की चुकौती में। सार्वजनिक ऋण अगर लिए हैं उस चुकाने में, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। दोस्तों, ये पहले भी एकदम यही क्वेश्चन आ चुका है आईएएस में, फिर उसी को रिपीट कर दिया है। बजट के घाटे के लिए दोस्तों बताइए, एक बहुत पहले आया था दोस्तों, 15-20 वर्ष पहले एकदम यही क्वेश्चन आया था, फिर उसी को रिपीट किया है दोस्तों। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। नया पैसा आप मार्केट में छोड़ेंगे दोस्तों तो मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक प्राप्ति है। अंतर्गत भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। बताइए दोस्तों, आयुष्मान भारत एकदम चाहिए बोला है दोस्तों, हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा दोस्तों। 137 का कौन सा सही है दोस्तों? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है, ताकि अस्पताल, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद मिल सके। एबीडीएम में भागीदार नागरिक सहित स्वैच्छिक और स्वास्थ्य सुविधाओं एवं संस्थानों की भागीदारी भी स्वैच्छिक है और संबंधित प्रबंधन सरकारी का निजी प्रबंधन द्वारा ली जाएगी। हालांकि एक बार जब प्रबंधन संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं संस्थान को एबीडीएम में पंजीकृत करने का निर्णय लेता है तो सुविधा संस्थान को की सेवा करने वाले सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में पंजीकरण करना आवश्यक है, ताकि संस्थान पूरी तरह से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एनडीआई के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत है। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए दोस्तों। इसमें तो पूरा तीनों ऑप्शन होना चाहिए। इनमें तीनों ऑप्शन होगा दोस्तों। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति में अंतर्गत भारत के हर नागरिक को इसका होना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। तीनों ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला देखते हैं दोस्तों। परिवर्तनीय बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवर्तनीय बांड, चूंकि बांड को इक्विटी के चलिए दोस्तों, ये इसे यहीं पर रोकते हैं और थोड़ा सा परिवर्तनीय बांड को बढ़िया से समझाना है, इसलिए दोस्तों यहीं पर इसको रोकते हैं। आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।